अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज जो पोइम हम डिस्कस करने जा रहे हैं उस पोइम का नाम है व्हेन आई एम डेड माय डियरेस्ट, जिसको लिखने वाली हैं क्रिस्टीना रोसेटी। राइटर जो है 5 दिसंबर 1830 को पैदा हुई और 29 दिसंबर 1894 में इनकी डेथ हो जाती है। ये एक इंग्लिश पोइट हैं जिन्होंने रोमांटिक, डिवोशनल और चिल्ड्रंस पोइम लिखी। चिल्ड्रंस यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस वाला है, ठीक है, मतलब रोमांटिक, डिवोशनल और बच्चों के बारे में इन्होंने पोइम्स लिखी हैं। अगर हम राइटर के लिटरेरी कैरियर की बात करें तो 1842 से इन्होंने अपनी पोइम्स लिखना शुरू की थी। 1847 से इन्होंने सोनेट्स के ऊपर काम किया, हाइम्स के ऊपर काम किया, बैलेट्स के ऊपर भी काम किया। राइटर के जो इम्पोर्टेंट थीम्स हैं राइटिंग के वो हैं लव एंड डेथ, tragic love, gender and sexuality, acceptance of death, renunciation of desire, divine love, the sublime, religious doubt। ये राइटर के इम्पोर्टेंट थीम्स हैं। लेकिन जो प्रेजेंट पोइम हम डिस्कस करने जा रहे हैं, करंट पोइम डिस्कस करने जा रहे हैं, इस पोइम के अंदर इम्पोर्टेंट थीम लव एंड डेथ का हम लोगों को नज़र आएगा। ये जो पोइम है व्हेन आई एम डेड माय डियरेस्ट, इसको सॉन्ग के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर टोटल 16 लाइन्स हैं, 2 स्टेंसास हैं। इसमें राइटर ने अपने फ्यूनरल का बताया कि अगर वो मर जाती है तो मरने के बाद लोगों को क्या क्या करना है, एडवाइस दी गई है, और मरने के बाद इसके साथ क्या होगा, इसने ये 2 चीज़ें डिस्कस की हैं इस पोइम के अंदर। और इसके अलावा जो राइटर का वर्क है वो 1862 में पब्लिश्ड हुआ। जिस वॉल्यूम में पब्लिश हुआ उसका नाम है गॉबलिन मार्केट एंड अदर पोइम्स। और जिस टाइम ये वर्क पब्लिश हुआ उस टाइम पे इसको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली थी। तो अब हम हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं पोइम के अबाउट। पहली लाइन देखें, पहली लाइन में जो टाइटल है वो रिपीट हुआ है, व्हेन आई एम डेड माई डियरेस्ट, जब मैं मर जाऊँ, माई डियरेस्ट सिंग नो सैड सॉन्ग्स फॉर मी, मेरे लिए कोई भी सैड सॉन्ग मत गाना। तो स्टार्टिंग में पता लग रहा है कि ये पोइम एक फ्यूनरल को डेडिकेशन की गई हुई है। कि एक फ्यूनरल होता है, उसमें मोस्टली क्या होता है कि लोग सैड सॉन्ग गा रहे होते हैं, जैसे अक्सर हम कार्टून्स में देखते हैं या अक्सर किसी मूवी में भी देखा होता है कि कोई मर जाता है तो उसके इर्द गिर्द लोग इकट्ठे होकर सैड सॉन्ग गा रहे होते हैं, हाथ में फ्लावर्स पकड़े होते हैं। एनी हाउ, तो यहाँ पे वो एडवाइस कर रही है या फिर वो कह रही है कि जब मैं मर जाऊँ तो मेरे लिए सैड सॉन्ग मत गाना, यानी कि ट्रेडिशनल वे में ना फ्यूनरल मत करना, दिखावा मत करना। प्लांट दो नो रोजेज एट माई हेड, ना तो मेरे ऊपर कोई फूल रखना। यहाँ पे इसने वर्ड दो यूज़ किया है। ये जो है ना यू को कहते हैं और ये एक इनफॉर्मल इंटीमेट वर्ड है, यानी कि यहाँ पे पोइटस जिससे एड्रेस है ना वो इसके क्लोज पर्सन है, ठीक है। लेकिन वो पर्सन कौन है हमें नहीं पता क्योंकि इसने मेंशन नहीं किया। नेक्स्ट है नॉर शेडी साइप्रस ट्री। साइप्रस ट्री जो है ना ये सिंबल है मॉर्निंग का, रोने धोने का, दुख का, पेन का। ये बहुत ग्रीन सा होता है। तो यहाँ पे बेसिकली इस लाइन का मतलब ये है कि वो ट्रेडिशनल किस्म का फ्यूनरल नहीं चाहती, वही रोना धोना, वही दुख तकलीफ़, वैसे ही फूल लगा देना, वैसे ही मॉर्निंग करना, ये सब कुछ वो नहीं चाहती। आगे वो इम्पेरेटिव सेंटेंस यूज़ करती है। यहाँ पे मेरे से एक लाइन मिस हो गई थी, वो मैंने नीचे लिखी है। वो कहती है बी द ग्रीन ग्रास अबव मी। कहती है साइप्रस ट्री नहीं चाहिए, रोजेज़ नहीं चाहिए, बी द ग्रीन ग्रास अबव मी। बी का वर्ड यूज़ करके वो ऑर्डर दे रही है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है यहाँ पे, जिसमें ऑर्डर ये दे रही है कि मेरी कब्र के ऊपर ना ग्रीन ग्रास उगने देना, ठीक है। एक नेचुरल फिनोमेना जो कि खुद ब खुद उगती है। विथ शावर्स एंड ड्यू ड्रॉप्स वेट, शावर्स यहाँ पर रेफ़र कर रहा है रेन को, और ड्यू ड्रॉप्स शबनम के कतरे जो कि घास के ऊपर से गिरते हैं। सुबह के वक्त देखा होगा आपने कि घास गीली होती है या फूल गीले होते हैं
तो वो क्या है, नेचुरल फिनोमिना है। शबनम के ड्यू ड्रॉप्स जो है, शबनम के कतरे, वो खुद ब खुद उसके ऊपर आते हैं। तो ये चाहती है कि मैं नहीं चाहती कोई किसी भी किस्म का दिखावा हो, या तुम आकर फूल रखो या साइप्रस ट्री के अंडर मेरा फ्यूनरल करो, बल्कि मैं चाहती हूँ कि मेरे जो कब्र है, जो मेरी ग्रेव है, उसके ऊपर खुद ब खुद घास उगने देना। वो घास जो कि रेन से उगेगी और उससे फिर ड्यू ड्रॉप्स भी गिरेंगे जो मेरी कब्र को वेट रखेंगे। तो मुझे यहाँ पे बताया ये गया कि मुझे आंखों के आंसू नहीं चाहिए, मुझे वो टीयर्स नहीं चाहिए जो कि टेम्परेरी हैं, बल्कि मुझे वो पानी चाहिए जो कि नेचर का पानी है, जैसे कि ड्यू ड्रॉप्स, जैसे कि रेन। और मुझे वो ग्रीनरी नहीं चाहिए जो कि खुद आप लेके आओ, जैसे कि साइप्रस ट्री, या फिर मुझे वो प्लांट्स नहीं चाहिए जो खुद आप लगाओ, जैसे कि रोजेस, बल्कि मुझे नेचर के उगाए हुए प्लांट्स चाहिए, जैसे कि ग्रीनरी, ग्रास। तो यहाँ पे हम लोग को इसकी अनसेंटिमेंटल जो है टोन नज़र आती है, ये सेंटिमेंटलिटी नहीं चाहती, ठीक है। और इसके अलावा इन लाइंस के अंदर हम लोग को और क्या नज़र आया, नेचुरल, नेचर की इमेजरी, प्लांट, रोजेस, साइप्रस ट्री, ड्यू ड्रॉप्स, शावर्स, ग्रीन ग्रास, ये सब क्या है, नेचर की इमेजरी है। और नेक्स्ट लाइंस देखें, जो लास्ट कपलेट है इसका, एंड इफ़ दो विल रिमेंबर एंड इफ़ दो विल फॉरगेट। जो कपलेट के लास्ट के 2 वर्ड्स हैं वो क्या है, पैराडॉक्स है, रिमेंबर या फॉरगेट। तो राइटर यहाँ पे ये कह रही है कि मैं फोर्स नहीं करती तुम मुझे याद रखो, या तुम मुझे याद रखो या तुम मुझे भूल जाओ। तो यहाँ पे पोइट जो है ना, उसकी रेजिग्नेशन काइंड ऑफ टोन है, मतलब वो सारा कुछ लोगों पे सो रही है। वो कह रही है कि अगर तुम्हारा दिल करे मुझे याद कर लेना, अगर तुम्हारा दिल करे मुझे भूल जाना, लेकिन शो ऑफ मैं नहीं चाहती, डेकोरेशन मैं नहीं चाहती, जो ट्रेडिशनल काइंड ऑफ फ्यूनरल होता है वो मैं नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि ग्रीन ग्रास जो है वो खुद ब खुद उगती है, वही मेरी फ्यूनरल के ऊपर, मेरी ग्रेव के ऊपर उगे, ना कि तुम लोग रोजेज़ लेके आओ, ना कि तुम लोग मुझे शैडी साइप्रस ट्री के अंडर दफनाओ, ठीक है। तो ये जो लास्ट 2 लाइन्स थी, उसमें ये दाओ का वर्ड बड़ा इंटीमेट किस्म का वर्ड है, यानी कि किसी क्लोज वन से ये एड्रेस कर रही है। रिमेंबर या फॉरगेट की बात करके उसको कह रही है कि बेशक तुम मुझे याद रखो, बेशक तुम मुझे भूल जाओ, इट्स अप टू यू। ये था हमारा फर्स्ट स्टैंजा। सेकेंड स्टैंजा देखिए, आई शैल नॉट सी द शैडोज, आई शैल नॉट फील द रेन, आई शैल नॉट हेयर द नाइटिंगेल। यहाँ पे ट्रायो, आई शैल नॉट, आई शैल नॉट, आई शैल नॉट 3 दफ़ा रिपीट हुआ, तो इट मीन्स कि किसी बात के ऊपर जोर दे रही है। वर्ड यूज़ किया गया है शैडोज़, रेन, नाइटिंगेल, ये तीनों पैसिमिस्टिक वर्ड हैं। किस तरह से, शैडोज़ क्या है, डार्क साइड, रेन क्या है, यहाँ पे डार्क साइड को रिफ्लेक्ट कर रही है, नाइटिंगेल डार्क किस तरह से। अगर आपने ग्रीक मिथ सुनी हो फिलोमेला की, अगर आपने वेस्टलैंड पढ़ा हो तो वहाँ पे भी इसका जिक्र आया था। फिलोमेला क्या थी, वो एक लड़की थी जिसको उसके क्वीन का जो मतलब हस्बैंड था, किंग, इसके सिस्टर का हस्बैंड था, उसने इसको रेप किया, फिर इसकी ज़ुबान काट दी ताकि वो स्टोरी सुना ना सके। फिर वो जो लड़की थी उसका नाम फिलोमेला था, वो नाइटिंगेल में कन्वर्ट हो गई, और नाइटिंगेल में कन्वर्ट हो के वो उड़ना शुरू हो गई, वो जुग 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 बोलना शुरू हो गई। तो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, और एक पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन थी। और ग्रीक मिथ के अकॉर्डिंग वो ये है कि फिलोमेला नाइटिंगेल में कन्वर्ट हुई, और कन्वर्ट होने के बाद अपनी पेनफुल स्टोरी जो है वो थ्रू एंड थ्रू सुनाती रहती है लोगों को। तो इसीलिए यहाँ पे नाइटिंगेल, रेन और शैडो तीनों डार्कर साइड को सिंबलाइज कर रहे हैं। और यहाँ पे वो सीन कौन सा बना रही है, मरने के बाद का। कहती जब मैं मर जाऊँगी तो मैं किसी भी शैडो को देख नहीं पाऊँगी, मैं किसी भी रेन को देख नहीं पाऊँगी, मैं नाइटिंगेल के सॉन्ग नहीं सुन पाऊँगी। मीन्स टू से, कहती जब मैं मर जाऊँगी ना तो मेरा जो शैडो है, मेरा जो पास्ट है, मेरा जो इस टाइम पे मैंने जो वर्ल्ड में स्पेंड किया है, जहाँ मैं पेन में हूँ, मैं ग्रीफ में हूँ, मैं ये नहीं देख पाऊँगी। मैं इस ग्रीफ से निकल जाऊँगी, मैं शैडो से निकल जाऊँगी, मैं मेमोरी से निकल जाऊँगी जिस जगह पे मैं पेन में हूँ। आई शैल नॉट फील द रेन, यहाँ पे जो रेन है ना, ये टीयर्स को सिंबलाइज कर रहे हैं, आंसुओं को, कि मैं मरने के बाद किसी के भी आंसुओं को फील नहीं कर पाऊँगी। आई शैल नॉट हेयर द नाइटिंगेल सिंग ऑन एज इफ़ इन पेन, ना ही मैं नाइटिंगेल का गाना सुन पाऊँगी
जो मुझे मेरे दर्द की याद दिलाता था और जो उसके दर्द की याद दिलाता था। दर्द कौन सा? वही फिलोमिला की स्टोरी जो मैंने बताया कि उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई थी नाइटिंगेल के अंदर। और ये कब हुई थी? जब किंग ने उसको रेप किया था। रेप करने के बाद उसकी ज़ुबान काट दी गई थी ताकि वो किसी को भी स्टोरी ना सुना पाए, रियलिटी ना बता पाए। तो उसका गुनगुनाना इज़ अ पेन। तो राइटर कहती है मैं वो पेनफुल सॉन्ग भी नहीं सुन पाऊँगी और ना वो सॉन्ग सुन पाऊँगी जो मुझे मेरे पेन की याद दिलाता था। कौन सा पेन? कौन सा सॉन्ग? नाइटिंगेल का सॉन्ग, उसका गुनगुनाना, उसका बोलना। और इसके अलावा नाइटिंगेल के सॉन्ग को सॉन्ग ऑफ पेन भी कहते हैं। एंड ड्रीमिंग थ्रू द ट्वाइलाइट दैट डोंट नॉट राइज नॉर सेट। ट्वाइलाइट किसे कहते हैं? जब सूरज जो है डूब रहा होता है लेकिन डूबा नहीं होता, ना वो राइज होता है ना वो सेट होता है, बीच की कैफियत होती है, हाफ लाइट, सेमी डार्कनेस। तो वो नॉट राइज नॉट सेट यानी कि इसके साथ ना अपनी डेथ को कंपेयर कर रही है और उसका ड्रीम देख रही है कि उसकी डेथ का टाइम कैसा होगा, उसकी एक्सेप्टेंस क्या है। राइज एंड सेट मतलब ना वो हैप्पी है ना वो सैड है, एक्सेप्टेंस है। और इसके अलावा अगर हम देखें इसी लाइन को, ड्रीमिंग थ्रू द ट्वेलाइट नॉट राइज नॉट सेट, यानी कि जब ट्वेलाइट का टाइम होता है, सूरज ना डूब रहा होता है ना उसके बाद जो है वो निकल रहा होता है, मतलब एक टाइम है जिसमें डूबने का वक्त है ना, लेकिन अभी डूबा नहीं है, ना वो राइज हो रहा है। तो इट मीन्स डेथ भी ऐसी है कि मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकती कि डेथ के बाद क्या होगा, लेकिन डेथ इज़ अ काइंड ऑफ ड्रीम फॉर हर। तो उसका एक ड्रीम है, एक एक्सेप्टेंस है उसके लिए कि हाँ मरना तो है, लेकिन मरने के बाद क्या होना है पता नहीं। लेकिन ये होगा कि ना शैडोज़ होंगे, ना रेन होगी, ना नाइटिंगेल होंगे, ना नाइटिंगेल के पेन वाले सॉन्ग्स होंगे। नेक्स्ट देखिए, हैप्पली आई मे रिमेंबर एंड हैप्पली मे फॉरगेट। अब ये हैप्पली है, इसको हैप्पीली भी कर सकते हैं हम लोग, और दूसरी इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग हम लोग इसको परहैप्सली भी कह सकते हैं। अब देखते हो कहती है कि हैप्पली आई मे रिमेंबर, तो कहती है मतलब लैक ऑफ अटैचमेंट दिखाई गई है यहाँ पे वर्ल्डली अफेयर्स के साथ। कहती है हैप्पीली आई मे रिमेंबर एंड हैप्पीली मे फॉरगेट, कि हो सकता है मुझे याद रखा जाए या हो सकता है मैं याद रखूँ जो दुनिया में मेरे साथ हुआ, या हो सकता है मैं भूल जाऊँ, या हो सकता है मुझे भुला दिया जाए। और जब कुछ भी जो कुछ भी होगा उसमें मेरे लिए खुशी होगी। ठीक है, एक ये इंटरप्रिटेशन। दूसरी, परहैप्सली आई मे रिमेंबर एंड परहैप्सली मे फॉरगेट, हो सकता है शायद जो हुआ है वो मैं याद रखूं या मुझे याद रखा जाए, या जो हुआ है वो मुझे भूल जाए या मुझे भुला दिया जाए। इन लाइंस का मतलब क्या है? ये एंड ड्रीमिंग थ्रू द ट्वेलाइट डोट नॉट राइज एंड और सेट हैप्पीली आई मे रिमेंबर एंड हैप्पीली आई मे फॉरगेट, ये बेसिकली यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई गई हुई है कि मरने के बाद क्या होता है। मरने के बाद सबको पता है कि जो दुनिया में हुआ है वो कुछ तो नहीं होने वाला, मतलब एक नई लाइफ स्टार्ट होगी और उस लाइफ में क्या होगा वो श्योरिटी नहीं है उसको। वो श्योरिटी क्या कहती है? कहती शायद रिमेंबर हो या शायद फॉरगेटफुलनेस हो। ठीक है, तो ये देखें, ये रिमेंबरेंस एंड फॉरगेट को इसी के लास्ट टेंजा के साथ रिलेट करें कि प्रीवियस टेंजा में जब रिमेंबर एंड फॉरगेट की बात करी थी तो ये कह रही थी कि चाहो तो तुम मुझे याद रखो, चाहो तो तुम मुझे भूल जाओ। ठीक है, इट्स अप टू यू। लेकिन अब ये कह रही है लास्ट टेंजा के अंदर कि मुझे नहीं पता मरने के बाद मेरे साथ क्या होगा। हो सकता है या तो तुम्हें मैं याद रखूं या हो सकता है मैं तुम्हें भूल जाऊं, मुझे नहीं पता क्या होने वाला है। लेकिन जो भी होगा, टोन इसकी एक्सेप्टेंस की है। इस टेंजा के अंदर, मतलब इस लाइन्स के अंदर हैप्पीली आई मे रिमेंबर एंड हैप्पीली मे फॉरगेट, इसमें एक्सेप्टेंस दिखाई दे रही है कि मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, अनसर्टेनिटी है, लेकिन जो होगा वो एक्सेप्ट करेगी। और इसके अंदर रेजिग्नेशन की टोन थी, एंड इफ़ दो विल्ट रिमेंबर एंड इफ़ दो विल्ट फॉरगेट, कि चाहे तुम मुझे याद रखो चाहे तुम मुझे भूल जाओ, इट्स अप टू यू। तो बेसिकली इसमें दो स्टैंजा थे। फर्स्ट स्टैंजा जो था वो डील कर रहा था पोएट का लिविंग वर्ल्ड के अंदर एक्सपीरियंस। सेकंड जो है वो डील कर रहा है उसका एक्सपीरियंस इन ग्रेव। अनसेंटिमेंटलिटी दिखाई गई हुई है, एक्सेप्टेंस ऑफ डेथ दिखाया गया है इसके अंदर, लाइफ एंड डेथ की बात की गई है इसके अंदर। शी डज़ नॉट वॉन्ट एनी काइंड ऑफ डेकोरेशन, शो ऑफ, रियलिस्टिक एटीट्यूड दिखाया गया है इसका।
रेपिटेशन दिखाई गई, जैसे कि इस लाइन में देखें रिमेंबर एंड फॉरगेट, और फिर यहाँ पे देखें रिमेंबर एंड फॉरगेट, जो कि यहाँ पे थीम ऑफ मेमोरी एंड फॉरगेटफुलनेस को यहाँ पे हाईलाइट कर रहा है। फिर यहाँ पे देखें आई शैल नॉट, आई शैल नॉट, आई शैल नॉट, ये ट्रायो, ये भी रेपिटेशन दिखाई गई है, जो कि एक चीज़ पे फोर्स कर रहा है, ठीक है। और फोर्स किस चीज़ पे कर रहा है कि स्पीकर की डेथ हो जाएगी ना, तो डेथ होने के बाद इसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है, तो यहाँ पे बेसिकली ये ट्रांसफॉर्मेशन को हाईलाइट किया जा रहा है, एक चेंज को। और वो चेंज कैसा है, जहाँ पे ना ये देख सकेगी, ना फील कर सकेगी, ना हेयर करेगी, ठीक है। सेंसेस जो थी इसकी 3 वो ख़त्म हो गई हैं। वो शिफ्ट कहाँ पे हुई हैं, चेंज कहाँ पे हुई हैं, वो जो अर्थली जो इन्वायरमेंट था उससे हट के अब ग्रेव के अंदर जो सीन हो रहा है उसके बारे में बात कर रही है, ठीक है। इसके अंदर इसके अलावा राइटर ने एलिट्रेशन का बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, जैसे कि यहाँ पे देखें डेड डियरेस्ट, सिंग सैड सॉन्ग, शैडी शावर, ग्रीन ग्रास। और इसके अलावा सिबिलेंस का यूज़ किया। सिबिलेंस क्या होता है कि वर्ड्स के अंदर एस और जेड साउंड्स जो हैं वो यूज़ किए जा रहे हैं, जिसके अंदर एक साउंड जो है म्यूज़िक लाइक क्वालिटी आ रही है, इसके अंदर एक सॉन्ग लाइक क्वालिटी आ रही है, जैसे कि सिंग नो सैड सॉन्ग्स फॉर मी, यहाँ पे सा साउंड रिपीट हुआ है। और इससे क्या हो रहा है, इससे एक म्यूज़िक लाइक क्वालिटी मिल रही है, इसको एक सॉन्ग लाइक क्वालिटी मिल रही है। इसी बेस पे सिबिलेंस की यूज़ की बेस पे, एलिट्रेशन की यूज़ की बेस पे इस पोएम को सॉन्ग का नाम भी दिया जाता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये पोएम अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। दुआओं में मुझे खास याद रखिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।